स्टूडेंट, मैं इंद्रपाल सर फ्रॉम कॉलेज ऑफ एजुकेशन महोबा की ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। आज दिनांक 27 मई 2020 कक्षा DLED चतुर्थ सेमेस्टर विषय शैक्षिक प्रशासन एवं प्रबंधन प्रकरण विद्यालय प्रबंधन का क्षेत्र एवं प्रक्रिया के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके पूर्व में हमने जो आपको जिस वीडियो में डिस्कस किया था, इसमें प्रबंधन का क्षेत्र प्रबंधन के बारे में अध्ययन किया था, प्रबंधन की आवश्यकता एवं महत्व के बारे में अध्ययन किया था। ठीक है, इसके आगे प्रबंधन के क्षेत्र में अध्ययन करेंगे आज। तो प्रबंधन का क्षेत्र के बारे में आप समझेंगे क्या है प्रबंधन का क्षेत्र। तो इसमें प्रबंधन के क्षेत्र में प्रबंधन का क्षेत्र बहुत अत्यंत व्यापक क्षेत्र है। इसका जैसी शिक्षा व्यापक है, ऐसी प्रबंधन का क्षेत्र भी अत्यंत व्यापक है। इसके अंतर्गत ऐसी सभी शैक्षिक परियोजनाएं आती हैं जो लोकतंत्र की आवश्यकताओं की पूर्ति करती हैं। समझ रहे हो स्टूडेंट? विद्यालय प्रणाली के सभी संबंधों से संबंधित है। कैसे? जैसे कि हम इसको डिस्कस कर रहे हैं, इसके बारे में कैसे संबंधित है। जैसे प्रधानाध्यापक एवं शिक्षक का संबंध, समझ रहे हो? प्रधानाध्यापक एवं शिक्षक का संबंध, छात्र एवं प्रधानाध्यापक का संबंध, छात्र एवं शिक्षक का संबंध, एवं विद्यालय एवं समाज का संबंध, निम्न कर्मचारी एवं अध्यापक वर्ग का संबंध। समझ रहे हो स्टूडेंट? विद्यालय एवं राज्य अथवा विश्वविद्यालय का संबंध आदि इसके अंतर्गत विद्यालय प्रबंधन का क्षेत्र आता है। इसलिए इसको व्यापक कहा गया है कि इसका कोई क्षेत्र निश्चित नहीं है। इसको हम पॉइंट बाई पॉइंट डिस्कस करते चलेंगे, समझते चलना है आप लोगों को। विद्यालय प्रबंधन के उद्देश्यों का निर्माण करना। कैसे उद्देश्यों का? भाई, जो प्रबंध विद्यालय में करना है उसके उद्देश्य पूर्व में निर्धारित कर लिए जाते हैं कि क्या हमें इसकी कार्य योजना बनाना है, क्या करना है। समझ रहे हो स्टूडेंट? इसके बाद अगला पॉइंट शिक्षक वर्ग के कार्य में समन्वय। शिक्षक वर्ग, जितना भी आपके विद्यालय में शिक्षक हैं, उनकी जो कार्य योजना होती है उनमें, जैसे आप कक्षाएं बांट रहे तो उनमें कक्षाओं में तालमेल स्थापित करना। समझिए? अगला पॉइंट छात्रों का वर्गीकरण एवं समूहीकरण। छात्रों का वर्गीकरण आप प्रबंधन के क्षेत्र के अंतर्गत ही करेंगे कि भाई किस छात्रों का, कौन से छात्र किस प्रकार के हैं। ए श्रेणी के छात्र, बी श्रेणी के छात्र, सी श्रेणी के छात्र, उनका समूह अलग अलग करके आप उनका वर्गीकरण कर सकते हैं। अगला पॉइंट पाठ सहगामी कार्यक्रमों का क्रमिक संगठन। समझ रहे हो? पाठ सहगामी, जो आपकी पाठ सहगामी कार्यक्रम हैं उनका निरंतर या उनका संगठन क्रमिक संगठन से मतलब है निरंतर। ऑर्गेनाइजेशन मतलब संगठन का मतलब व्यवस्था से है। संगठन, या आप उसमें धारणाएं अपनी ले सकते हैं या नियम ले सकते हैं, उसमें सिद्धांत भी ले सकते हैं कि किस प्रकार का हमें अपना संगठन करना है, इसमें किस प्रकार के सिद्धांत अपनाने हैं। अगला पॉइंट पाठ नियोजन एवं कार्य विभाजन। पाठ्यक्रम का नियोजन, पाठ्यक्रम जो आपका सिलेबस है उसका नियोजन करना, उसकी प्लानिंग करना, किस प्रकार से हमें इसमें छात्रों को सही तरीके से या विद्यालय का जो आपका पाठ्यक्रम जिस कक्षा का है या जिस विषय का है उसका मतलब सही विभाजन करके कार्य का विभाजन कर देना है उसका अलग अलग के। अगला पॉइंट विभिन्न सेवाओं जैसे भवन एवं उपकरण, प्रयोगशाला, पुस्तकालय, स्वच्छता आदि पर ध्यान देना है। अगला पॉइंट विद्यालय में अनुशासन बनाए रखना। किसका कार्य है? विद्यालय प्रबंधन के अंतर्गत। विद्यालय में अनुशासन, विद्यालय प्रबंधन के अंतर्गत
सब आता है आपको। हमने इसके पूर्व में अभी डिस्कस किया कि प्रधानाध्यापक एवं शिक्षक का संबंध सही होना चाहिए, छात्र एवं प्रधानाध्यापक का संबंध सही होना चाहिए, छात्र एवं शिक्षक का संबंध सही होना चाहिए, विद्यालय एवं समाज का संबंध सही होना चाहिए, जो कर्मचारी वर्ग है, अध्यापक वर्ग, उनका संबंध, विद्यालय एवं राज्य अथवा विश्वविद्यालय का संबंध होना चाहिए, इसके क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो अगला पॉइंट, विद्यालय के कार्यालय की देखभाल करना। विद्यालय के कार्यालय की देखभाल भी करना इसी क्षेत्र के अंतर्गत आता है, प्रबंध क्षेत्र के अंतर्गत। और इसके बाद विद्यालय का बजट बनाना। विद्यालय का बजट पूरी पहले से पूर्व प्लानिंग के अनुसार बना लिया जाता है कि हमें कॉलेज का बजट कितना होना चाहिए, कितना स्टाफ है, कितना क्या है, इनको कार्य विभाजन करके किस कार्य में कितना बजट लगना है, किस कार्य में कितना बजट लगना है, ये प्रबंध क्षेत्र के अंतर्गत है। अगला पॉइंट, शिक्षकों के कार्य विभाजन इस प्रकार करना है जिससे प्रत्येक शिक्षक अधिकतम दक्षता प्राप्त कर सके। कार्य विभाजन से क्या है तात्पर्य? कार्य विभाजन से तात्पर्य है जिस विषय का टीचर हो उस विषय के क्षेत्र में वो बहुत अच्छा छात्रों को समझा सकता है या बता सकता है उस क्षेत्र में उसका, क्योंकि उसका कॉन्फिडेंस उसमें है, उसमें उसकी दक्षता है, तो उसी के अनुसार उनका कार्य विभाजन करना शिक्षकों का कि किस प्रकार के किस सब्जेक्ट के शिक्षक हैं, किस सब्जेक्ट को पढ़ा सकते हैं। कि पता चला वो अंग्रेजी का शिक्षक है, उसको गणित दे देंगे तो गणित कैसे पढ़ाएगा? हर शिक्षक हर सब्जेक्ट का विद्वान नहीं होता, समझ रहे हो ना। अपने अपने सब्जेक्ट का ज्ञाता होता है शिक्षक, क्योंकि शिक्षा बहुत व्यापक है। शिक्षा का क्षेत्र इतना व्यापक है कि हर क्षेत्र में हर शिक्षक विशेषज्ञ नहीं हो सकता है। भाई जिस क्षेत्र का होता है उसी क्षेत्र में विशेषज्ञ होगा। जैसे जैसे जिस क्षेत्र में जो डॉक्टर होगा उस क्षेत्र में वो डॉक्टर अपनी जानकारी रखता है, उस क्षेत्र में बता सकता है कि हार्ट का है तो हार्ट की जानकारी रखेगा, लीवर का है तो लीवर की जानकारी रखेगा, मस्तिष्क का है तो मस्तिष्क की। ऐसे ही शिक्षक होते हैं, जिस क्षेत्र का होगा उस क्षेत्र में उसको देंगे तो अच्छी दक्षता या अच्छा परिणाम दे सकता है। अब इसके बाद हम अगला आपका टॉपिक है विद्यालय प्रबंधन की प्रक्रिया। विद्यालय प्रबंधन की प्रक्रिया में हम पॉइंट बाय पॉइंट समझाते चलेंगे। योजना, आप विद्यालय प्रबंधन की प्रक्रिया कर रहे हैं तो पहले तो आप योजना बनाएंगे। योजना कि भाई कैसे किस प्रकार से हमें योजना तभी बनाएंगे जब आपका साहस बहुत अच्छा होगा, धैर्य रखेंगे आप, अनुभव आपका होना चाहिए उस क्षेत्र में। अनुभव के साथ साथ आप उसमें बहुत अच्छी अपनी सूझ लगाएंगे, अंतर्दृष्टि। भाई सूझ द्वारा किस प्रकार से करना है, जैसे सूझ सिद्धांत आपने पढ़ा है किसका, कोहलर का इनसाइट थ्योरी। तो उस प्रकार से सूझबूझ के द्वारा आप योजना बनाएंगे। इसके बाद फिर आप अगला पॉइंट आपका संगठन करेंगे। किस प्रकार से हमें क्या संगठन क्या है, ऑर्गेनाइजेशन। संगठन एक कार्य करने की मशीन है जिसका निर्माण कौन कर सकता है? व्यक्ति या वस्तुओं या विचारों या आपकी धारणाओं के द्वारा कर सकते हैं। आपके नियम सिद्धांत किस प्रकार के हैं उससे आप संगठन करके उसको बहुत अच्छी तरह से उसका संचालन कर सकते हैं। वो समझ रहे हो। अगला पॉइंट है बजट। भाई जिस कार्य के लिए आप जैसे अब विद्यालय खोल रहे हैं तो बजट तो हम पहले ही बता चुके, बिना बजट के कोई कार्य नहीं होता है। जब आपके पास बजट ना होगा तो आप कैसे किस प्रकार से कार्य करेंगे? कोई भी कार्य हो बिना बजट के कोई कार्य नहीं हो सकता। आप पढ़ भी रहे हैं तो आपके पास बजट नहीं है तो आप कापी पुस्तकें किताबें ना लेंगे तो कैसे पढ़ पाएंगे? आपके पास बजट होगा तभी आप पुस्तकें, कापियाँ, पेन, पेंसिल सब खरीद सकते हैं या जो भी हैं। तो आपको बजट बनाने के लिए जब विद्यालय का बजट बनाएंगे, किस प्रकार की किस शिक्षण विधियों को अपनाना है या कैसे किस प्रकार की उसमें कैसे विद्यार्थी या दूसरे विद्यार्थियों के प्रत्येक, हर विद्यार्थी एक जैसा नहीं होता, कुछ पिछड़े होते हैं, कुछ योग्य होते हैं, तो उनको उनके अनुसार उन विद्यालय को सब पक्ष देखते हुए अपना बजट बनाना है कि कैसे क्या करना है आगे या विद्यालय के लिए। इसके बाद आप स्टाफ की नियुक्तियां करेंगे। अगला पॉइंट है स्टाफ की नियुक्तियां। स्टाफ की नियुक्तियां करते समय ये भी आपको ध्यान देना है कि विद्यालय संस्था में मुख्य रूप से ध्यान ये सबसे बड़ा होता है कि आवश्यकता अनुसार नियुक्ति करें। ये नहीं कि आप फालतू के स्टाफ की नियुक्ति कर लें, जो ज़रूरत हो उनकी नियुक्ति करें।
संस्था के जो मुखिया होता है उसका उत्तरदायित्व होता है कि भाई किस प्रकार के अच्छे योग्य स्टाफ की चयन करें, जो भी उसमें उसका फिर कार्य विभाजन उसकी योग्यता के अनुसार उनको भली भांति वो अपने कार्य को कर सकें। समझ रहे हो स्टूडेंट। इसके बाद आप रिकॉर्ड और रिपोर्ट तैयार करेंगे। भाई विद्यालय की रिकॉर्ड और रिपोर्ट साल भर का प्रबंध समिति का होता है कि भाई किस स्टाफ का कैसी रिकॉर्ड रहा है और पूरे साल भर की रिपोर्ट किस प्रकार का खर्च हुआ, उसमें किस प्रकार का अपने अलग अलग विभाग के रजिस्टर होते हैं, सब रजिस्टर बनाए जाते हैं। इसके बाद साल भर की अंतिम रिपोर्ट बनाई जाती है। उसमें कोई समस्या हो तो समस्या मुखिया के को ध्यान में रखनी चाहिए कि अपना भाई उच्च अधिकारी को सौंपनी चाहिए कि क्या है इसमें इनका पूरे साल भर का क्या रिपोर्ट आई या क्या तैयार किया, जो ये कार्य प्रबंध समिति का होता है। इसके बाद अगला पॉइंट तालमेल। तालमेल क्या है? कोऑर्डिनेशन। हम बताए हैं तालमेल, आपका तालमेल ना होगा विद्यालय में की कार्यविधि में तो तालमेल से भिन्न भिन्न की भ्रांतियाँ उत्पन्न होती हैं। भाई जो कर्मचारी हैं उनमें तालमेल या जो भी आपके कार्य बन रहे हैं या जो कार्य कर रहे हैं तो उसमें तालमेल बहुत ढंग से होना चाहिए। जितने भी कर्मचारी हैं या जो भी कार्य हैं तो उस कार्य को आप उचित दिशा दे सकते हैं, उचित मार्गदर्शन दे सकते हैं। इसके बाद आपका अगला पॉइंट क्या है? नियंत्रण। नियंत्रण किसका कार्य है? भाई आप कंट्रोलिंग करेंगे, किस प्रकार से करेंगे? जो प्रशासनिक प्रक्रिया के रूप में है कंट्रोलिंग। भाई निरीक्षण, बीच बीच में निरीक्षण करते रहो। उसका निरीक्षण करने से हमें ये मालूम चलता है किस प्रकार का कार्य हो रहा है विद्यालय में, नहीं हो रहा है। विद्यालय की संपूर्ण ताने बाने, पाठ्य पुस्तकों का किस प्रकार से चयन, समय सारणी, पाठ से आगामी क्रियाएँ इसमें आएंगी, अर्थव्यवस्था तथा बजट आदि सभी के नियंत्रण की अति आवश्यकता होती है। ठीक। अगला पॉइंट दिशा निर्देशन। दिशा निर्देशन बहुत महत्वपूर्ण है। आपको गाइडेंस सही तरीके से मिलता रहेगा तो बहुत आगे आप पहुंच जाएंगे। चाहे वो पढ़ाई, जैसे आप पढ़ रहे हैं, आपको कोई गाइडेंस देने वाला होगा दिशा निर्देशन, तो आप बहुत आगे पहुंच सकते हैं। गाइडेंस किससे दिशा निर्देशन लिया जाता है? अपने से निम्न व्यक्ति से, पढ़े लिखे से कि अपने से उच्च से आप गाइडेंस लेंगे। अपने से जो आप जैसे DLED कर रहे हो, आप दिशा निर्देशन BA के बच्चे से लें तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। दिशा निर्देशन बहुत योग्य व्यक्तियों के द्वारा लेना चाहिए। ठीक। अगला पॉइंट मूल्यांकन। मूल्यांकन, अब जितना भी विद्यालय प्रबंधन की प्रक्रिया में कार्य हुआ तो मूल्यांकन बहुत महत्वपूर्ण होता है। कि भाई अति महत्वपूर्ण कार्य है मूल्यांकन। किसी भी कार्य को देखो, समझो, किसी भी कार्य को तब तक पूर्ण नहीं माना जा सकता जब तक उसके परिणामों का मूल्यांकन उचित प्रकार से ना कर लिया गया हो। समझ रहे हो ना कि भाई जो भी परिणाम आए हो उनका मूल्यांकन आप उचित प्रकार से कर लें कि क्या है इसका, भाई सही है कि नहीं है, क्या बात है। मूल्यांकन के द्वारा ही व्यक्ति का पता कर सकते हैं आप उसके उद्देश्यों की किस सीमा तक उसने अपने उद्देश्यों के, अपने लक्ष्य को प्राप्त किया है या अपने लक्ष्य तक पहुंचा है। तो इसमें भाई क्या होना चाहिए? प्रबंधन को निरंतर सफलता के लिए, इसलिए विद्यालय प्रबंधन के जो कार्य होते हैं, कार्यों में निरंतर सफलता के लिए प्रगति होती रहती है जो मूल्यांकन के द्वारा। कि भाई जब मूल्यांकन हो जाएगा कि क्या क्या नहीं हुआ तो बहुत आगे विद्यालय पहुंचते हैं। अब इसके बाद अगला पॉइंट आपको समझाएं, विद्यालय प्रबंधन के क्षेत्र को कितने घटकों में विभाजित किया जा सकता है? ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बहुत महत्वपूर्ण तो सभी हैं, लेकिन ये क्वेश्चन आ भी जाता है, अधिकतर 2 मार्क्स में आता है, 2 नंबर का क्वेश्चन आता है केवल। इसमें आप किस के 4 क्षेत्र में, इसमें एक वस्तुनिष्ठ भी क्वेश्चन बनता है कि विद्यालय प्रबंधन के क्षेत्र को कितने घटकों में विभाजित किया जा सकता है। तो ऑब्जेक्टिव आ जाएगा 4, 5, 6, 7। तो आप किस में करेंगे स्टूडेंट? 4 घटकों में, 4 घटक में बांटा जाता है। इसको हम एक एक डेफिनेशन इसकी करते चलेंगे। नंबर फर्स्ट, शिक्षा के विकास का लक्ष्य। शिक्षा के विकास का लक्ष्य, इसमें 1-2 लाइन हम समझा रहे हैं कैसे विकास का, शिक्षा के विकास का लक्ष्य कैसे।
लक्ष्य क्या है? जब तक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया होती है। लक्ष्य अगर पक्का है बंदे तो तेरी मंजिल तेरी दूर नहीं, और वह तुझसे दूर नहीं और तू उससे दूर नहीं। लक्ष्य बहुत अच्छा होना चाहिए आपका। क्या है? शिक्षा प्रबंधन एक सार्थक तथा उद्देश्यपूर्ण क्रिया है। उद्देश्यपूर्ण, उद्देश्य न बनाएंगे तब तक आप सही प्रबंधन के क्षेत्र में कार्य नहीं कर सकते। अगला पॉइंट है नियोजन के कार्यक्रम। नियोजन प्लानिंग का है। आप प्लानिंग, भाई जो आप भी नियोजन कर रहे हैं कि किस प्रकार से इसमें, तो नियोजन में उसमें आपके विद्यालय में सब आ जाएगा। नियोजन में जितना भी आवश्यक सामग्री होती हैं, उपकरण होते हैं, पाठ पुस्तकें होती हैं, शिक्षकों तथा अन्य स्रोतों के लिए आर्थिक साधन उपलब्ध जो भी आप करा सकते हो उसमें नियोजन से, तो वो कराएं तो बहुत अच्छा आपका विद्यालय प्रबंधन का क्षेत्र बहुत अच्छा कार्य करेगा। आपका नियोजन प्रणाली बहुत अच्छी कार्य करेगी। अगला पॉइंट क्या है? कार्यक्रमों की व्यवस्था करना। कार्यक्रमों की व्यवस्था करना, तो कार्यक्रमों की व्यवस्था कैसे करेंगे आप? कार्यक्रम तो आपको तभी आप कर सकते हैं जब आप शिक्षा व्यवस्था का एक मुख्य आपकी समस्या है इसमें भाई, क्योंकि शिक्षा व्यवस्था बाधित होगी कोई कार्यक्रम या कोई कार्य कर रहे, तो इसमें क्या करना है आपको? शिक्षा तंत्र का संचालन तथा नियंत्रण करना एक अहम समस्या इसलिए है। क्यों है? इस पर राजनीतिक दबाव तथा प्रशासनिक हस्तक्षेप अधिक होने लगे हैं। भाई आप अपने हिसाब से करने, कोई भी प्रशासन का दबाव या कोई हस्तक्षेप आपको, आप स्वतंत्र होके जैसे प्रबंध क्षेत्र कार्य नहीं कर पा रहे, तो इसलिए शिक्षा व्यवस्था अपंग होती जा रही है। भाई आप अपने स्वतंत्रता से उस कार्यक्रमों की व्यवस्था ही नहीं कर पा रहे जैसे आपको करना है। इसमें किसी प्रकार का शिक्षा के क्षेत्र में कोई जिसको अनुभव नहीं है, तो ऐसे ही व्यक्तियों को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए शिक्षा के क्षेत्र में। अगला पॉइंट प्रबंधन के कार्यों का आकलन करना। प्रबंधन के कार्यों का आकलन करना, तो इसको हम आपको बहुत डिस्कस कर रहे हैं कैसे आप आकलन करेंगे। जैसे विद्यालय है तो विद्यालय प्रबंधन की जो प्रभावशीलता का आकलन उद्देश्यों की दृष्टि से किया जाना चाहिए कि भाई हमारे आज उद्देश्य क्या क्या थे, उद्देश्य हमारे पूर्ण हुए कि नहीं हुए। तो विद्यालय का आकलन छात्रों की उपलब्धियों तक ही सीमित नहीं रखा जाए कि विद्यालयों की उपलब्धि, विद्यार्थियों की या छात्रों की उपलब्धि, इसमें अनेक मानदंडों को प्रयुक्त किया जा सकता है कि जैसे कि विद्यालय का स्तर छात्रों की उपलब्धियां परीक्षा परिणामों से निर्धारित होता है। परीक्षा परिणाम आपके कैसे आए, भाई जिस विषय को जो स्टाफ पढ़ा रहा है तो उसको, या शिक्षक पढ़ा रहा है तो उसके परीक्षा परिणाम किस प्रकार के आए। विद्यालय प्रबंधन के अंतर्गत जिन कार्यों का नियोजन किया गया उन सभी का आकलन करने पर ही प्रबंधन में समुचित विकास तथा सुधार किया जा सकता है। समझ रहे हो स्टूडेंट? तो आज यहीं तक डिस्कस हुआ। अब इसके आगे ये आपका विद्यालय प्रबंधन का क्षेत्र विद्यालय जिस आज यहीं समाप्त होता है। अब अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे भौतिक संसाधनों का प्रबंधन कि विद्यालय में भौतिक संसाधन किस प्रकार के होने चाहिए। ठीक है, धन्यवाद स्टूडेंट।